हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय है ये बड़ा बढ़िया और बड़ा यूनिक है। आज का जो विषय है ये केया नाम है, जिसकी आईडी से ये सजेशन आया था। उनका जो विषय है ये है कि टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से कैसे हटाएं। टॉक्सिक का मतलब होता है जो लोग विषाक्तता लिए होते हैं या विद्वेषपूर्ण व्यक्तित्व वाले होते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हम कैसे दूर करें, कैसे रिड ऑफ करें, यही आज का विषय है। और इसी पर आज टैरो रीडिंग करने वाला हूं। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 का सिंबॉलिक किंग ऑफ सॉर्ड, सेकंड पाइल के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड और थर्ड पाइल के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स को पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में आज इस्तेमाल किया जाएगा। तो 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। जो ज़्यादा अच्छा लगे, एक फील दे या कनेक्टिविटी आपको लगती हो या अंदर से फील होता हो कि इसे मुझे पाइल के सिंबॉलिक के रूप में चुनना चाहिए, उसे ही चुन लीजिए, वो आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग होने की वजह से 70 से 100% के बीच में रेजोनेट हो सकती है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने किंग ऑफ सॉर्ड्स को चूज़ किया था। किंग ऑफ सॉर्ड्स की इमेज मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि वे लोग जो काफ़ी विद्वेष यानी ईर्ष्या, जलनखोरी या एक तरह से टॉक्सिकनेस, एक जहरीलेपन की जो फीलिंग देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कैसे करें, इस पर टैरो की आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। आज के लिए जो फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 1 आपके लिए ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है टेम्परेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए लास्ट में अपीयर हुआ है डेथ। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं, डेथ कार्ड की मीनिंग सचमुच में मर जाना या मौत नहीं होता है। इसकी मीनिंग काफ़ी अलग होती है। ये मृत्यु के देवता को सिंबॉलिक करता है, इसलिए इसका नाम डेथ है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए जो आ रही है वो ये है कि ऐसे टॉक्सिक लोग जो आपके जीवन में हैं या आपके इर्द गिर्द हैं या आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी या उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी है, ऐसे लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो आपकी सोशल इमेज को डैमेज करने का काम किया है, जाने और अनजाने दोनों तरीक़ों से। कुछ मामले जो आप जानते हैं, कुछ मामले जो आप नहीं जानते हैं। ये वे लोग हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिनके साथ आपने बहुत सारा बैलेंस बनाने की कोशिश की, बहुत कुछ अच्छा बन जाने की कोशिश की। हाँ, वो अलग बात है कि काफ़ी पहले आपने उनके साथ में एक सिचुएशन इस तरह से भी बनाने की कोशिश की या बनी इस तरह की सिचुएशन जहाँ थोड़ा सा आपका बिहेवियर भी उनके प्रति, मतलब अब ये उनके लिए है कि उनके लिए आपका बिहेवियर थोड़ा सा रुष्टतापूर्ण रहा है। रुष्ट मतलब होता है नाराज़गी भरा, तो मतलब आपके बिहेवियर में थोड़ी सी नेगेटिविटी उनको महसूस हुई, जिसके बाद उनके माइंड में इस चीज़ के लिए काफ़ी नफ़रत की भावना आपके लिए आ गई। एक ईर्ष्या, एक जलन लगातार आपके लिए बनी हुई है और वो पर्सन पिछले लंबे समय से, या उस तरह के कई लोग हैं जो पिछले लंबे समय से आपके जीवन को दंश दे रहे हैं। दंश का जो मतलब होता है, जब कहीं सांप काट लेता तो कहते हैं दंश दे दिया। सर्प दंश मीन्स बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देना। सिचुएशन हालांकि कई बार मैनेज भी हुई है, लेकिन उस मैनेज्ड सिचुएशन के बावजूद ऐसे लोगों का जो ऑरा है, जो प्रभाव है, ये मानसिक रूप से आपको काफ़ी क्षति पहुंचाता है। आप काफ़ी प्लीजेंट बिहेवियर होने के और रखने के बावजूद ऐसे लोगों से रिड ऑफ नहीं कर पाए हैं।
और ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ सिचुएशन में एडजस्ट करना आपकी गलती भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी रही है कि ऐसे लोगों के साथ सिचुएशन में एडजस्ट ना करें तो इनसे रिड ऑफ कैसे करें, क्योंकि ये लोग आपके जीवन से हट तो रहे नहीं, या सिचुएशनली जा नहीं रहे, या कहीं ऐसी सिचुएशन भी है जहां आप सिचुएशनली इन लोगों से हट नहीं सकते स्वयं। तो इन लोगों के साथ में कैसे बिहेव रखा जाए या क्या किया जाए जिससे इन लोगों से अब आपको छुटकारा मिलना प्राप्त हो, आज की रीडिंग का विषय हमारा यही है। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो आई है वो ये है कि चीज़ों को एडजस्ट करना बंद कर दीजिए। कभी कभी कुछ मामलों को एडजस्ट नहीं करते, कुछ चीज़ों को वर्स्ट और ख़राब हो जाने देना चाहिए। और जब वो चीज़ें ख़राब हो रही हों तो यहाँ पर अब आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड और नाइट ऑफ कप्स दो कार्ड अपीयर हुए हैं। इन दोनों की सम्मिलित इंटरप्रिटेशन आपके लिए ये आ रही है कि ऐसी सिचुएशन में जब आप चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा बंद करें और सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो तो आपको एक प्लीजेंट वे अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका एक स्माइली फेस होना चाहिए कम से कम, और अंदर ही अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा रायता फैलाने का काम अब आपके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपको इसे समेटना नहीं है। फैल रहा रायता, फैल रही चीज़ें, ख़राब हो रही सिचुएशन को चूँकि ख़राब करने का काम आपकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन दूसरे को ये मालूम नहीं पड़ने देना है, ना तो उस पर्सन को जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, ना अपने यार दोस्त परिवार रिश्तेदारों को। ठीक है, जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आपका एक प्लीजेंट बिहेवियर, प्लीजेंट रिलेशन बना है, उन्हें भी इस बारे में नहीं बताना कि ये सारी कवायद आपके द्वारा शुरू की गई है। तो अपने आप को पहले एक हाइड मोड में रखना है, और जब तक आप एक हाइड मोड में या छिपे हुए नहीं रहेंगे तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी पर काम नहीं कर पाएंगे। अगला काम आपका है कि आप अपनी सोशल इमेज से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए आप अपने मन को तैयार करें। मैंने ये नहीं कहा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा आपको किसी भी तरह से अपनी सोशल इमेज से समझौता नहीं करना है। ये मेंटेलिटी बना लीजिए, सबसे पहला काम। अब इस मेंटेलिटी के साथ जब आप काम करेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपके संबंध खराब तो नहीं हैं, जिनके साथ कोई टॉक्सिकनेस नहीं है, जिनके साथ किसी प्रकार की विषाक्तता या ईर्ष्या या जलन की भावना आपके या उनके दोनों के मन में नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले पर वे भी आपसे थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं। ऐसे लोगों को भी नाराज़ होने देना है। मतलब जैसे एक छोटी सी चीज़ समझे, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि जो हो रहा है होने दीजिए, तो आप तटस्थ भाव से सिर्फ देखिए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए, चीज़ें ऑटो सेट होती चली जाएंगी। और ये जो ऑटो सेटिंग होने वाली है, इस ऑटो सेटिंग में आपका बस इतना सा काम है कि आप अपने ग्रेस को बनाए रखिए। आप चीज़ों को खराब कर नहीं रहे। मैंने क्या कहा आपको सिर्फ वो बैलेंस मेंटेन करना बंद कर देना होगा। सिर्फ उस बैलेंस को मेंटेन करना बंद कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके ऑफिस में आपके बॉस से टॉक्सिक बिहेवियर है या एक टॉक्सिक रिलेशन है, आप चाहते हैं उनके साथ आपका कट ऑफ हो जाए, तो आपको बॉस के साथ में सिचुएशन को बैलेंस करने का काम बंद करके बस अपने काम पर फोकस करिए, काम करिए, रिपोर्ट आगे भेज दीजिए, मेल आगे भेज दीजिए। बाकी उसके साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश मत करिए। अपनी साइड से चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब आप अपनी साइड से चीज़ों को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, ये तो चूँकि ऑफिस का मामला था, अब ऐसे ही घर का मामला हो गया या आपके दोस्तों का मामला है, कोई फ्रेंड ऐसा है, कोई रिश्तेदार ऐसा है, तो उसके साथ चीज़ों को एडजस्ट करना बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसके ऊपर। वो चीज़ों को एडजस्ट करे तो ठीक है, आप नहीं करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो मोस्टली फर्स्ट फेज में ये होने वाला है कि कुछ लोग आपसे नाराज़ होंगे, कुछ लोग आपको ब्लेम भी कर सकते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाए। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी इमेज से समझौता नहीं करना है। तो मतलब अगर डायरेक्टली कोई आकर ब्लेम करता है कि यार आपका ये बिहेवियर ना सही नहीं है, या आपके बॉस हैं या आपके फलाना रिश्तेदार हैं या XYZ फला हैं और इनके साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपनी ओर से चीज़ों को मेंटेन रखिए। वो तो है ही दो कौड़ी का इंसान। कई बार लोग हमें समझाने के लिए ऐसी लाइन बोलते हैं कि अरे उसका तो नेचर ही ऐसा है, वो तो है ही बेकार व्यक्ति और उसको छोड़ो, तुम अपनी ओर से अच्छे रहो। नहीं, तो आप अपनी ओर से ना अच्छे रहें, उस पर्सन को बता दें कि हम अपनी ओर से अच्छे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। भाई हम अच्छे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। जो कर रहे थे वो हमने बंद कर दिया है। क्या बंद कर दिया? हम बैलेंस कर रहे थे, हमने बैलेंस बंद कर दिया अपनी ओर से करना, बस इतना ही तो किया है। हम अपनी ओर से खराब थोड़ी कर रहे हैं चीज़ों को। मैंने भी नहीं कहा ना आप अपनी ओर से खराब कीजिए। जब आप बैलेंस करना बंद करेंगे अपने आप रायता फैलेगा, उसे फैलने देना, फिर उसे समेटना नहीं है। अपने ग्रेस को अगर आप बरकरार रखते हैं तो दूसरों की नज़र में कुछ समय के बाद आपकी इमेज वापस ठीक हो जाएगी और वे आपको समझाना बंद कर देंगे। उस पर्सन के साथ आपके रिड ऑफ होने, कट ऑफ होने का सिचुएशन या सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज की ओरेकल देख लेते हैं, ओरेकल योगिक पाथ। और
आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है श्री हनुमान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए हैं माता लक्ष्मी। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए हैं सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्वाध्याय। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए पेयर हुआ है मणिपुर। मणिपुर हमारे शरीर के तीसरे चक्र को कहते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर। मणिपुर का जो चक्र है, कभी कभी आपने फील किया होगा ना, जब किसी बात से आप घबरा जाते हैं या डर लगने लगता है तो पेट में क्रम्सेस होते हैं, ऐंठन शुरू हो जाती है। मणिपुर चक्र भय से संबंधित है और जब मणिपुर चक्र पे हलचल होती है सबसे पहले तो वो सिकुड़ना शुरू करता है, तो वो क्रम्सेस देना शुरू करता है, वही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताते हैं कि सबसे पहले जैसा आपने इसमें मैंने आपको बताया भी कि आपने सिचुएशन को एज इट इज़ छोड़ दिया और रायता फैलने का काम शुरू हो गया। दूसरे लोगों की नज़र में आप थोड़ा शुरू में बुरे बनेंगे, लेकिन आपका ग्रेस वापस आ जाएगा। जब एक बार आपका ग्रेस वापस आने लगे तो आपको चीज़ों को फिर अपने हिसाब से ढालना शुरू करना है। देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ डील करते करते हमारा अपना जो नेचर है, हमारी अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या बदल जाती है और दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें, 10वें लोगों को हम एक अलग व्यक्ति के रूप में नज़र आने लगते हैं। जब आप इस तरह का काम करेंगे और आप उधर से अपनी साइड से चीज़ों को छोड़ देंगे और बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका ग्रेस जब वापस आएगा तो आपके व्यक्तित्व में एक नयापन आना शुरू होगा, जो आपको भी फील होगा और दूसरों को भी दिखेगा। उस वाले व्यक्तित्व को आत्मसात कर लेना है। अब ये नहीं करना कि अरे मेरे माइंड में या मेरे बिहेवियर में या मेरी थिंकिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आते हैं आने दीजिए। जब आप उनको आत्मसात कर लेंगे तो एक प्रकार से अथॉरिटी पर्सन आप हो जाएंगे या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी शुरू होंगी। अगर मैं इस चीज़ को आपके लिए, देखिए, टॉक्सिक रिलेशन में सबसे मुश्किल रिलेशन होता है बॉस और एम्प्लॉय का। एक बार रिलेटिव या फ्रेंड के साथ में डील करना आसान है, लेकिन यार बॉस के साथ कैसे डील करोगे अगर बॉस टॉक्सिक नेचर का पर्सन है तो? क्योंकि भाई नौकरी तो छोड़ के भाग नहीं सकते, घर चलाना है, बच्चों को पालना है या व्हाटएवर अपने खर्चे निकालने हैं। तो उस वाली सिचुएशन में जब बॉस के साथ भी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा आसपास के एम्प्लॉय, कलीग, ऑफिस के दोस्त, यार या बॉस या सीनियर या दूसरे सीनियर को ये फील होने लगेगा कि आपका उसका बिहेवियर थोड़ा इस तरह हुआ है। लेकिन जब आप ये कंटिन्यू रखते हैं और अपनी ओर से अपने, देखिए यहाँ मैंने ये भी कहा ना, अपने काम को करते रहिए। ये नहीं मैंने कहा कि भाई बॉस के साथ में टॉक्सिकनेस छोड़, मतलब ख़त्म करने के लिए या इस रिलेशन में से या इस टॉक्सिक पर्सन को लाइफ से हटाने के लिए आपको काम धाम बंद कर देना है, मैंने ये तो कहा नहीं। तो यहाँ पर आप जब सिचुएशन में इस तरीके से एक्ट करेंगे तो चीज़ें अलग ढंग से सेट होनी शुरू होंगी, जहाँ अब आपके अकॉर्डिंग मूवमेंट शुरू होगा, क्योंकि रायता फैलाने का काम आपने किया था या हम कहें कि हमने किया था। तो अगर किसी चीज़ में रायता हमने फैलाया था तो जाहिर सी बात है कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन अभी शुरुआत में वो नज़र नहीं आएगा। तो शुरुआत में फैलने देना है, बाद में जब कंट्रोलिंग आपके पास आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि अब सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन बने जहाँ आपके बॉस को आपकी ज़रूरत हो और वो उस चीज़ को शो आउट ना करे, लेकिन आपको फील हो जाए या 1, 2, 3 दूसरे एम्प्लॉयज़ के थ्रू आपको पता चल जाए कि यार इस पर्सन को आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए भैया, क्योंकि बॉस है, कभी भी जाने को बोल सकता है या नुकसान कर सकता है। तो उसके साथ सीधा झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि सीधा झगड़ा करने का बेनिफिट मिलना नहीं है ऐसे लोगों के साथ। तो जब अथॉरिटी आपके पास आनी शुरू हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हों, तो आपको वहाँ पर 3-5 का दांव बिल्कुल नहीं खेलना है। इस एक लाइन को आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप 3-5 का दांव नहीं खेलते हैं तो आपका, जैसा मैंने कहा ना, ग्रेस बनना शुरू होगा, तो वो ग्रेस निखर के आना शुरू होगा और आपकी सत्यता और आपकी निष्कपटता, या कहें कि आपका एक इनोसेंस फेस रिवेल होना शुरू होगा, जो सबको दिखेगा। जब ये होना शुरू हो तो आपको अपने काम से काम रहना है, फिर गर्व में नहीं आना है, फिर सबको जा के नहीं बताना है कि अरे देखो मैं इनोसेंट हूँ, नहीं, कुछ नहीं। अपने काम से काम रहिए। अगर आप अपने काम से काम रहते हैं और चीज़ें ऐसे ही अकॉर्डिंगली मूव होने देते हैं, लेकिन आप अपने स्वाध्याय, अपने काम से पीछे नहीं हटते, तो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चलते चलते एक ऐसी पोजीशन पर आ जाएगी जहां वो टॉक्सिक नेचर का पर्सन आपके जीवन में हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इशू आपको नहीं होगा।
मोस्टली केसेस में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी तो यही है कि वो पर्सन आपके जीवन से रेड ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या चला जाएगा, या चली जाएगी, कहीं भी चला जाएगा, आपका उनका संबंध संपर्क टूट जाएगा मोस्टली। क्योंकि डेथ का कार्ड अपीयर हुआ है, ये एक संबंध विच्छेद को दिखाता है। और हमारी रीडिंग भी आज की यही है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से कैसे हटाते हैं। तो ये कहता है हट तो बिल्कुल जाना है इस पर्सन को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने बीच में पैनिक होकर सिचुएशन को फिर बैलेंस करना शुरू किया तो दूसरी साइड से रिड ऑफ होने वाली सिचुएशन उलट जाएगी और वो पर्सन आपके जीवन से नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में अच्छा, ये दूसरी चीज़ भी है ना, क्योंकि 2-3-4 चीज़ें इसमें जुड़ के आती हैं जब जनरल रीडिंग करता हूँ, क्योंकि एक पर्सन के लिए तो रीडिंग चल नहीं रही है। तो मोस्टली केसेस में तो ये हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े मामले हैं वहाँ पर वो पर्सन आपके जीवन से चली गई या चला गया जैसी सिचुएशन तो आ जाएगी, लेकिन उसके होने का, उसके प्रेजेंस का नुकसान आपको होना बंद हो जाएगा। और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही आपको शांत करेगा। इस पूरे मामले में ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसी टॉक्सिक नेचर के लोग आपके साथ या आपके जान पहचान के लोगों के साथ जुड़े हैं तो जो पाइल नंबर 1 में मैंने आपको सजेशन दिए, ये ज्ञान दूसरों को मत दीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, पाइल सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग करें और अपनी टैक्टिस, अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बनाएं। ज़रूरी नहीं ना जो दवाई खाकर आप ठीक हो गए वही दवाई दूसरे के मुंह में डालें तो वो ठीक हो जाए, हो सकता है ज़्यादा बीमार हो जाए। कुछ मामलों में कभी कभी, जैसे अब आपके मामले में मैंने कहा ना, रायता फैल जाए तो फैलने दीजिएगा, उससे आपका नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब इसको समझते ही होंगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि कोई दूसरा पर्सन रायता फैलाए तो उसको नुकसान ना हो सकता, उसको तुरंत नुकसान हो जाए। तो इसलिए खुद जिसको भारत में कहते हैं ना, कहते खुद ज्ञानी मत बनिएगा, हेल्प कर दीजिए, लेकिन मोस्टली थोड़ा सा अपने आप को, जैसा पहले कहा था, हाइड रखने की कोशिश करिए। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, अब शांत हो जाइए। अब वहाँ पर चौड़े होकर के गाना मत गाइए कि अरे देखो मैंने इस पर्सन को अपने जीवन से भगा दिया। चुप रहिए, शांत रहिए, तभी आप उस शांतपूर्ण जीवन का, उस मोमेंट का एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में क्वीन ऑफ सोर्ड्स को लगा दिया गया है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करता हूं और देखता हूं कि आज देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है कि टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से कैसे दूर करेंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स, सेकंड पोजीशन पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 ऑफ सोर्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी स्थिति तो ऐसे लोगों के साथ में डील करने में ज़्यादा ख़राब हो रखी है। वे लोग जो टॉक्सिकनेस एक्वायर किए हुए हैं या एक विषाक्तता आपके जीवन में घोल रहे हैं, या आप उनके साथ में रिलेशन को लेकर के बड़े असहज हैं, इन लोगों के साथ कैसे अपने आप को रिड ऑफ करें, कैसे अपने आप को दूर करें। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि ऐसे लोगों के साथ उलझना बंद कर दीजिए। इनको समझाइए मत, इनकी अकल घुटनों में है। इनको सिर्फ वही समझ में आता है जो इनको लगता है कि सही है। ये सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अपने ही सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं और दूसरों के जीवन में रायता फैलाना, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, साजिशें करना, पॉलिटिक्स करना इनके जीवन का ध्येय हो गया है। इसलिए ऐसे कुछ लोगों की शक्ल भी ऐसी ही हो गई है। आपके जीवन से जुड़े हुए पाइल नंबर 2 के जो लोग देख रहे हैं, आप जिन लोगों को एक टॉक्सिक पर्सन मान रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर उनकी शक्लों को आप ध्यान से देखें तो वो विषाक्तता उनके शक्लों पर आनी शुरू हो गई है। उनके चेहरे में ही वो निगेटिविटी नज़र आने लगी है। वो कितने भी सुंदर हों या बदसूरत हों, दोनों चलता है, तो दोनों में वो नज़र आने लगा है। फर्स्ट ग्लैंस में ही दिखने लगा है कि अरे ये पर्सन थोड़ा सा डॉट 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 किस्म का पर्सन है या पर्सन है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने इनर सर्कल को थोड़ा सा ठीक करना है।
इनर सर्कल में कौन आते हैं? देखो, आपके मेजर फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली से जुड़े हुए दोस्त यार हैं वो। दूसरे आपके अपने फ्रेंड्स हैं। कई बार फैमिली फ्रेंड्स वो लोग होते हैं, या हम उन लोगों को फैमिली फ्रेंड में काउंट करते हैं जिनका हमारे परिवार के साथ एक कनेक्शन बना होता है। और हमारे क्लोज फ्रेंड वो लोग होते हैं जिनका सिर्फ हमारे साथ कनेक्शन बना होता है। तो इन दोनों सर्कल्स में छटनी करने की ज़रूरत है, पहला काम। दूसरा काम ये करना है कि कुछ एक मामले में ऐसे लोगों के साथ अपने आप को निकालने या रिड ऑफ करने में इनमें से कोई एक दो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनमें से कुछ एक लोगों ने मदद की ऑफ़र की होगी या इस तरह का सिम्टम्स दिए होंगे जो आपको पता है, तो वो लेने की ज़रूरत है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टॉक्सिक लोग नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप में मेस हो जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और अपने आप को अपने ही जाल में फंसा करके अपने लिए ही मुसीबत क्रिएट कर लेते हैं। ये जो टॉक्सिकनेस है आपकी अपने साथ में, इससे भी रिड ऑफ करना है। इन लोगों के साथ में आपको अपने कनेक्शन को कट ऑफ करना है। आज का हमारा रीडिंग है ना, कैसे इन लोगों को अपने जीवन से दूर करें जो विद्वेषपूर्ण है, जो विषाक्तता लिए हुए हैं, जो टॉक्सिक नेचर के हैं। कट ऑफ कर दीजिए, एकदम से तोड़ दीजिए रिलेशन को। इस रिलेशन को तोड़ने से कुछ एक मामलों में आपके आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ एक मामलों में इमोशनल अटैचमेंट की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं, कुछ एक मामलों में फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में आपकी इमेज में थोड़ी सी डाउनफॉल आ सकती है, धूमिलता आ सकती है, क्योंकि इन्होंने कहीं कहीं बड़ी बढ़िया इमेज बना रखी है। अपनी इमेज की परवाह मत करिए और कट कर दीजिए रिलेशन को कि नहीं रखना यार तुम्हारे साथ मुझे कोई दोस्ती यारी, कोई रिलेशन, भाड़ में जाओ तुम। डांट दीजिए ऐसे लोगों को। क्यों नहीं रखना? बोलो मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक एक्सक्यूज़ दें तो उधर से आर्गुमेंट्स का जो बवंडर शुरू होता है, फिर तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही बचाए उससे। क्योंकि इन लोगों की, जैसा कि कई बार कहा जाता है ना कि इडियट्स के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इडियट आपको अपनी बहस में अपने ही लेवल तक नीचे गिरा देगा। जिस दलदल में वो है, जिस नाली में उसने पैर रखा है, आपको उसी नाली में पैर रखने को मजबूर कर देगा अगर आपने उससे बहस करी तो उस पर्सन से आपको बहस में जाना नहीं है। जीत जाने दीजिए उसको बहस में। बोलिए मेरे को नहीं करनी दोस्ती यार इस पर्सन से, मेरे को नहीं रखना इस पर्सन से रिलेशन, भाड़ में जाइए। वो बोले नहीं मैं क्यों, मैं तुम भाड़ में जाओ, बोलो ओके आई एम इन भाड़, आई एम इन हेल, डोंट कम हियर। मैं नरक में हूं, मैं भाड़ में जा रहा हूं, तुम यहां मत आना, भाग जाओ यहां से। अब सबसे पहली चीज तो ये करनी है। दूसरा, अपने आप से ओवरकम कैसे करें, क्योंकि मेरा कार्ड कह रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपने साथ में है। जब आप पहली बार किसी सिचुएशन को हैंडल करने की सोचते हैं और अपने ऊपर डाउट करते हैं तो आपकी सिचुएशन और ज़्यादा दयनीय हो जाती है। अपने ऊपर डाउट करना बंद करिए। जानबूझकर मल्टीपल बार अपने आप को सिचुएशंस में फंसा दिया है आपने फंसा दिया था आपने, और उन सिचुएशन से निकलने में आपको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये जो मुश्किलें थी, इन सब के बीजारोपण आपने कर दिए थे, और इस चीज़ में अब आप अपनी एक्सपर्टीज से दूर हटें। कुछ एक मामलों को छोड़ दिया करें। तरीका बता रहा हूँ ये आपको। ये कहता है कुछ एक मामलों को छोड़ दिया करें और कुछ एक मामलों में थोड़ा सा समय के फेर का इंतजार करें। जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है, और जल्दबाजी के चक्कर में मल्टीपल बार आपने नुकसान किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब ऐसे लोगों के द्वारा मदद की पेशकश होती है या ऑफ़र आता है मदद का, हेल्प करने का, तो आप उसे नकार भी देते हैं, इनकार भी कर देते हैं। अपने आप को एक इमोशनली टॉर्चर्ड पर्सन दिखाने की कोशिश में आपने बहुत सारा अपना खुद का नुकसान कर लिया। मत दिखाइए अपने आप को कि मैं इमोशनली टॉर्चर्ड हूँ या मुझे इमोशनली मैनेज किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों के इमोशंस का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए वाइस वर्सा चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही। इस चीज़ को थोड़ा मोड़ने की ज़रूरत है। अपने माइंड को एक डायरेक्शन में फोकस करने की ज़रूरत है। टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ करना है। जो मेरे अपने हैं, मुझे मदद कर रहे हैं, उनकी मदद ग्रैब करनी है, लेनी है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें मैं खुद फंस जाऊं। प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत में आपको पता होता है कि इस सिचुएशन में फंस सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जाते हैं और फंस जाते हैं। तो फिर अब आप जानबूझ के करेंगे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर तो जिम्मेदार आप हैं ना। आज की हमारी ओरेकल डेक, ओरेकल यौगिक पाथ।
ओरेकल कार्ड्स में से पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है भगवान शिव, इनका नटराज स्वरूप। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज माता पार्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है तामस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है समाधि। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के बारे में 2 बातें कही जाती हैं। मैं दोनों में से कौन सही है इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ दोनों बातें बोल रहा हूँ जिसका कुछ आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, पहली बात है। और दूसरी बात है क्योंकि वे सदा विष्णु भगवान के चरणों को दबाती हैं, इसलिए धन की देवी हैं। भगवान विष्णु जगत के अधिष्ठाता, भगवान विष्णु इस पूरे जगत को आच्छादित करके विराजमान होते हैं, जैसा कि पुरुष सूक्तम में बताया भी गया है। तो उनके चरणों में रहने के कारण लक्ष्मी धन की देवी हैं, यानी कि उनके चरणों से ही इनको श्री की प्राप्ति होती है। ठीक है, श्री का मतलब होता है सब कुछ मिल जाना, और सब कुछ का मतलब क्या होता है वो तो समझ ही रहे हैं। तो इसलिए अल्टीमेट आपको वहीं जाना है। मैं इस चीज़ को समझाता हूँ अभी। अल्टीमेट मतलब एक तरीके से आपको श्री की प्राप्ति में जाना है। श्री मतलब सब कुछ, जो आपके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स को एंड कर देगा, ख़त्म कर देगा। जब आप ऐसे लोगों से रिड ऑफ करेंगे, तो कट करेंगे रिलेशन को और एकदम से तोड़ देंगे, तो उस समय आपके अंदर भी एक गिल्ट की भावना आनी शुरू होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली डैमेज कर ले जाते हैं। इमोशनली लोगों के बारे में सोच ले जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। तो ये जो गिल्ट की फीलिंग आपकी आती है, इसे बस ये मानकर चलें कि जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, करता तो ईश्वर ही है। शिव और पार्वती, इन दोनों का जो कार्ड है ये बताते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में अगर आप एक स्ट्रेटजी वाइज एक तरीके को फॉलो करते चलते हैं, तो उस तरीके को फॉलो करने के कारण ही आप एक सही आउटकम पर पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा है ना कि जैसे 2 फार्मूला हैं, उनको आप जोड़ें तो तीसरा फार्मूला बन जाएगा। तो सीधा विज्ञान है, सीधा गणित है। 2 + 2 = 4। तो शिव और पार्वती का कार्ड सिंपल सी यही बात बता रहा है कि देखो भाई, 2 है + 2 है = 4 हो ही जाएगा, उसको 5 और 3 नहीं होना। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता के तदनुरूप प्रदर्शन नहीं करते और स्वयं को कम आंकते हैं, जैसा कि कई बार आप अपने आप को कम आंक के निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। देखिए, आपकी क्षमता क्या है? आपकी क्षमता यह है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े काम भी करने की कोशिश करी है, कुछ एक को करा भी है, लेकिन कई बार आप अपने आप में उलझ और मेस हो जाते हैं और उस उलझने की वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो शिव का कार्ड या पार्वती माता का जो कार्ड है, ये दोनों ये कहते हैं कि आप चीज़ों को अगर स्ट्रेटजी वाइज करते हैं, एक लय और रिदम के साथ करते हैं, तो आउटकम वो आएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन इस गिल्ट का क्या करें जो आती है? उन लोगों के साथ आप सही कर रहे हैं जो लोग आपके जीवन में नफरत को घोल रहे हैं, विषाक्तता ला रहे हैं, टॉक्सिकनेस मचा रखी है। तो बुरे के साथ बुरा करना बिल्कुल सत्य होता है, सही होता है। भगवान राम ने रावण को मारा क्योंकि वो उनकी पत्नी को ले गया था। तो रावण को अकेले नहीं मारा, उसकी पूरी सेना को मारा, पूरी लंका को खत्म कर दिया था, एक तरह से बहुतों को मार दिया था, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। तो यहाँ आपको गिल्ट में नहीं आना चाहिए, बल्कि आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। यह ऐसा आ रहा है कि अगर आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और एक समर्पण की भावना में आ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है या जो मैं डिसीज़न लेकर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्देशित हो रहा है, मेरी रीडिंग भी ईश्वर के द्वारा ही निर्देशित है, ताकि मैं आपको ये बताऊं। तो ये सारी चीज़ें आपके मन के वहम, आपके मन के डर और अंधकार को दूर करने का काम करेगी। एक बार जब आप अपने मन के डर और अंधकार को दूर कर ले जाते हैं, आज की रीडिंग हमारी है कि टॉक्सिक लोगों को जीवन से कैसे हटाएं, लेकिन मेरा कार्ड बता रहा है कि जब एक बार डर और अंधकार आप अपने जीवन से हटाना शुरू करते हैं और इस पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कौन सा होगा? वही जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ऐसे लोगों की वजह से आपको धन की हानि भी हो रही है। याद आया? अभी शुरू में जब मैंने रीडिंग शुरू करी तो बताया था कि आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। आर्थिक नुकसान का भरपाई होना शुरू हो जाएगा और आपको श्री की प्राप्ति होती चली जाएगी। माता लक्ष्मी का एक आशीर्वाद आपके साथ कनेक्ट होता चला जाएगा। लेकिन उस आशीर्वाद को कनेक्ट होने के लिए, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको ये सारी कवायद करनी पड़ेगी।
और अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो इन लोगों से न सिर्फ छुटकारा पा लेंगे बल्कि आगे बढ़ जाएंगे। एक बार छुटकारा पाने के बाद तामस का कार्ड है जो कहता है कि जो कट हो गया वो कट हो गया। अगर एक दोस्त है जो टॉक्सिक है, एक रिलेटिव है जो नकारात्मक है और उसे आपने अपने जीवन से हटा दिया है, तो अब उसके साथ वापस से संबंध जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। छोड़ दिया पीछे चीज़ों को, अब आगे बढ़ जाइए, उसका रोना मत रोइए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। लोगों की मदद लेनी भी है, कुछ लोगों को छोड़ना भी है, जीवन में आगे भी बढ़ना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि टॉक्सिक लोगों को, विद्वेषता से भरे लोगों को अपने जीवन से कैसे हटाएं, इनसे छुटकारा कैसे पाएं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द चैरियट, इसको कहीं कहीं चैरियट भी कहते हैं, दोनों पढ़ते हैं। 3 ऑफ कप्स कार्ड नंबर 3। फोर्थ पोजीशन पर द हैंग्ड मैन और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। ऐसे लोगों के साथ आपने अपने जीवन में एक एडजस्टमेंट बना लिया है और मान लिया है कि ये लोग आपके जीवन में बने रहेंगे और आप इनसे छूट नहीं सकते। एक सिचुएशन जहां अब आप मान कर चल रहे हैं कि ठीक है, बुरा है तो फिर क्या करें, अब कहाँ जाएं, कैसे छोड़ दें, कैसे कर दें। एक तरीके से आपका सरेंडर दिखता है, लेकिन आपके मन की जो निराशा है वो भी नज़र आती है। आपने उस निराशा के बाद डिसीज़न लिया था कि ऐसे लोगों के आपके जीवन से कनेक्ट होने के बावजूद आप अपने जीवन में खुश रहने के प्रयास करेंगे, बहुत कोशिशें करेंगे। कोशिश करी भी आपने, झूठ मूठ में खुश भी रहे ऐसे लोगों के होने के बावजूद, लेकिन वो खुशी मुझे दिखती नहीं है। हालांकि आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें अच्छी दिखती हैं। थोड़े से कुछ काम आपको करने, उसको याद रखें और उसको समझें क्या करना है, कैसे इन लोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहली चीज़, आपको इन लोगों के साथ अगर सचमुच में छुटकारा चाहिए तो इन लोगों को इग्नोर कर दीजिए। ये लोगों को अपने जीवन से हटाना नहीं है। जैसे आपने क्या किया कि सिचुएशन में एडजस्ट कर लिया। अब आप कहेंगे इग्नोर तो मैंने किया था, नहीं, वो इग्नोरेंस नहीं थी, वो एडजस्टमेंट थी। अभी मैं इग्नोर करने को कह रहा हूँ। उस पर्सन ने कुछ भी कहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी किया आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, मानकर चलिए ये लोग इस धरती पर हैं नहीं। अगर वे कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अब्बा डब्बा जब्बा बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए। जब आप ये निगलेशन करेंगे तो थोड़े मोड़े मामलों में कहीं कहीं आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां आप इन लोगों को पूरी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें आपके ऑफिस के बॉस आ जाते हैं या ऑफिस का कोई कलीग आ जाता है। उसको कैसे भाई निगलेक्ट करेंगे, काम उससे पड़ रहा है या उससे काम होता रहेगा। तो उन लोगों के साथ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, सिचुएशन को पॉज कर देना है, एकदम पॉज कर देना है। मीन्स अगर उनसे बात भी करनी है तो मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी गौर करिए कि हम एक चीज़ के लिए कितने शब्दों को बोलते हैं। खाना खा रहे हैं, पानी चाहिए, ज़रा 1 गिलास पानी लेकर आना भाई। अब गिनिए, ज़रा 1 गिलास पानी लेकर आना भाई, 7 वर्ड्स हो गए। 1 गिलास पानी, 3 शब्दों से काम चल सकता था। पानी 1 शब्द से भी काम चल सकता है। करके देखिएगा घर में कभी फन के लिए, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वेटर को कैसे बुलाते हैं, अरे भैया ज़रा सुनना, यहाँ ना, फिर वेटर आता है, पानी ले आइए, ठीक। इसमें मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेटर की ओर देखिए, जैसे ही देखिए उसको प्यार से कहिए प्लीज़, मुंह में बोलिए, आवाज़ भी मत निकालिए, वो सुन लेगा आपका प्लीज़। आए वाटर, वो चला जाएगा, पानी लेकर आ जाएगा।
मिनिमम शब्दों में अपनी बात कहने की प्रैक्टिस करिए और इन लोगों के साथ मिनिमम से मिनिमम शब्दों में जवाब दीजिए। बॉस हैं, 1 घंटे का लेक्चर दिया, फलाना काम तुम्हें करना है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, चलने दीजिए सारा। इज दैट क्लियर? यस सर। 2 शब्दों में आंसर दीजिए, मामला खत्म। ज्यादा बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। उस पर्सन के साथ आप जितना मिनिमम हो जाएंगे, उस पर्सन के साथ जितना न्यूट्रल और पॉज रिलेशन लेकर चले आएंगे, वो पर्सन आपके जीवन से छटना शुरू हो जाएगा। हटना नहीं, छटना शुरू हो जाएगा। हटने का मतलब जीवन से गया, छटने का मतलब होता है तो लेकिन छटा हुआ है। कभी सब्जी मंडी में जाए तो कभी कभी होता है ना, वो टमाटर वाला छांट के 4-6 टमाटर 10 टमाटर एक साइड रखता है, उससे पूछे तो कहते हैं सब सड़े हुए हैं, है उसी के ठेले पर बट छट गया है। तो वो पर्सन है तो सामने ही, बट छट जाएगा या छट जाएगी और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिचुएशन में, जैसे कि आप अपने भी नेचर को जानते हैं, बड़े जॉलीनेस है, बड़ा अच्छा माइंडसेट आपका है, काफ़ी हंसमुख और प्रफुल्लता रहती है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसके साथ मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों के साथ में अपने रिलेशन को पॉज मोड में डाल दें, इग्नोर कर दें, निगलेक्ट कर दें। जैसे अगर ऑफिस के बॉस नहीं है, आपके रिलेशन में कोई रिश्तेदार है, इग्नोर कर दीजिए ना। कहीं पर रिश्तेदारी में मिले जुले, हाय हेलो हुआ, इग्नोर कर दीजिए, उससे नमस्ते जो करने की जरूरत नहीं है आपको। यानी अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मुझे, तो मुझे उससे नमस्ते करने की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है तो वो नमस्ते करे, वो बोलेगा नमस्ते, तुम कहोगे नमस्ते। तुमने कहा तो हमने शिष्टता का रिस्पॉन्स कर दिया, बात खत्म, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। तो कभी कभी ऐसे लोगों को निगलेक्ट करने का बड़ा फायदा होता है। किसी के जीवन का एक इंसिडेंट है, जिसने मुझे बताया था, उसके कोई रिश्तेदार थे, लड़का ही था, यंग एज। तो उसने कहा कि उस रिश्तेदार को वो पहचानता नहीं था, क्योंकि दूसरे शहर में रहते थे, उनका आना जाना बहुत मिनिमम रहा था, वो छोटा बच्चा था तब कभी आए थे, फिर सालों से नहीं आए थे, कहीं पर मिले, अब उसने नहीं ध्यान दिया, भाई उसने नहीं पहचाना, नॉर्मली नहीं पहचाना। तो दूसरे को उसने कंप्लेन किया कि बताइए फलाने का लड़का था और उसने मुझे नमस्ते तक नहीं किया। तो फंक्शन के बाद उन्होंने उस लड़के से पूछा कि यार फला व्यक्ति कह रहे थे यार तुम उनको नमस्कार तक नहीं किया। तो उसने कहा कि मुझे कैसे पता वो कौन है, उन्होंने कोई तख्ती थोड़ी लगा रखी थी अपने गले पर कि मैं फलाने पर्सन हूँ। हाउ डू आई नो, मैं उनको पहचानता ही नहीं, जब मैं जानता ही नहीं मैं नमस्ते काहे करूँगा। और उसके बाद से, अब ये इंसिडेंट तो हो गया, अब इसके बाद वाला ही पॉइंट है, यहाँ तक तो पॉइंट लॉजिकली सही था, लेकिन अब उस रिलेटिव की बात करें, टॉक्सिकनेस ये थी कि उसने दूसरे से कंप्लेन करी। अच्छी बात तो ये होती ना, वो उससे जाकर कहता और बेटा कैसे हो, वो कहता मैं आपको नहीं पहचाना, नमस्कार। तो बताते भैया मैं फला 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 लगता हूँ तुम्हारा, तो शायद वो पैर भी छू लेता। लेकिन उन्होंने क्या किया, कंप्लेन करी। ये थी टॉक्सिकनेस, ये था जहरीलापन, ये थी उस लड़के की इमेज को गिराना। फिर उस लड़के ने आगे से उनको पहचान तो लिया, लेकिन दोबारा कभी नमस्कार नहीं किया। उसने कहा फिर मैंने उनको कभी भी हेलो नहीं किया, भाड़ में जाइए आदमी, इग्नोर कर दिया। तो ऐसे लोगों को जब आप इग्नोर कर देते हैं तो ये लोग अपनी विषाक्तता आपके जीवन में ढाल नहीं पाएंगे, और आने वाले समय में इनके प्रेजेंस से जो नकारात्मकता आपके जहन, आपके मन, आपके दिमाग में आ गई है वो खत्म हो जाएगी। सबसे मेजर प्रॉब्लम वहां पर है, वो जैसे ही खत्म हो जाती है आपके जीवन में चीजें फुलफिलमेंट की ओर आगे बढ़ जाती हैं, और आपको यही करने की जरूरत है। आज की ओरेकल डेक से भी थोड़े इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जो है आज की ओरेकल योगिक पाथ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है बुद्ध, भगवान बुद्ध। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है सत्य। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है माता छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है मणिपुर, और 5th नंबर पर आपके लिए है अहिंसा। बड़े प्यारे और अच्छे कार्ड्स आए हैं। भगवान बुद्ध के संबंध में एक बात कहूँगा, लेकिन उससे पहले आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो भगवान बुद्ध के कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो कहते हैं हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते। अरे भैया, भगवान बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध कहते थे कि भगवान होते ही नहीं हैं। भगवान बुद्ध तो परम नास्तिक व्यक्ति थे। अगर नहीं पता तो जीवनी पढ़ो, जाकर मालूम करो। तो उस सेंस में तो भगवान बुद्ध को भगवान भी नहीं मानना चाहिए। हमने बुद्ध को भगवान माना क्योंकि हम
ये मानकर चलते थे कि अगर बुद्ध कहते हैं कि कहीं कोई ईश्वर नहीं, तो बुद्ध में ही हमें ईश्वर के दर्शन हुए। और भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवम अवतार माना जाता है। तो भगवान बुद्ध के संबंध में है कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को, अपने शिष्यों को कहते थे, आजकल तो जो भिक्षु, और बुरा मत माने भिक्षु शब्द को नहीं कहता हूँ, आजकल उनके कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो बड़े विषाक्त हो गए हैं, सोशल मीडिया पर देखता हूँ मैं कभी कभी। उन लोगों के बारे में सिर्फ एक लाइन, उनको बुद्ध की शिक्षाओं का अता पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है बुद्ध की शिक्षाएं, इसीलिए विश्वमन करते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि जब चलो तो अपनी दृष्टि से 4 कदम आगे जमीन पर देखते हुए चलो। ये भगवान बुद्ध कहते थे। क्यों? क्योंकि तुम अगर 4 कदम आगे देखोगे तो गड्ढे में नहीं गिरोगे। 4 कदम आगे देखोगे तो सामने से आ रही चीज़ों का भास हो जाएगा, फील आ जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि बीच में, रोड के बीच में चलो कि उधर से चैरियट या रथ आ रहा है और उस पर लड़ जाओ। किनारे चलोगे ना, पैदल चल रहे हो तो सड़क के किनारे चलोगे। अब किनारे चलोगे तो पैदल यात्री ही मिलेंगे मोस्टली। 4 कदम आगे, 4 कदम को अगर हम फीट में काउंट करें तो 5 या 6 फीट हो जाएगा मैक्सिमम। तो अगर हम 5-6 फीट आगे देखें, मतलब इसको प्रैक्टिकलिटी में सोचिए ना, कि अगर हम सिर्फ 5-6 फीट आगे देखें और नज़रों को नीची करें तो कितने फायदे हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। पहला, नकारात्मक लोगों पर हमारी दृष्टि नहीं पड़ेगी। दूसरा, किसी भी महिला पर हमारी कोई निगेटिव नज़र या उस महिला को अनकंफर्टेबलनेस फील हो हमसे, हमारी दृष्टि से, वो भी नहीं होने पाएगा। हम गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे, या सड़क पर कुछ गलत पड़ा है तो हमारा पैर उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कीचड़ में नहीं जाएंगे। 5 फीट आगे देखेंगे तो हम किसी से टकराएंगे नहीं। 5 फीट आगे देखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं देखेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे तो हम बोर्ड्स पढ़ते हुए नहीं जाएंगे और हमारे दिमाग में 75 चीज़ें नहीं आएंगी। हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल मिनिमम रहेगा। तो बुद्ध भी कहते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, बुद्ध भी कहते थे कि ऐसे लोग जो नकारात्मक हैं उनको इग्नोर करो यार, आगे बढ़ो। मेरे पास एक कार्ड अपीयर हुआ है सत्या का, और साथ ही साथ माता छिन्नमस्ता का। माता छिन्नमस्ता जो हैं ये कहती हैं, माता छिन्नमस्ता के बारे में जो लोग नहीं जानते, ये 10 महाविद्या में से एक देवी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 10 महाविद्या का वीडियो है, उसको देख लीजिए। इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। अच्छा, माता छिन्नमस्ता का यहाँ पर जो कार्ड अपीयर हुआ, ये कहती हैं कि जब तुम स्वयं को अपने ऊपर केंद्रित कर लेते हो तब तुम्हारी दृष्टि अंतर केंद्रित हो जाती है, और उस अंतर केंद्रित दृष्टि से तुम्हें वो दिखता है जो अभी तक तुम देख नहीं पा रहे थे। ये मेरे साथ अक्सर होता है, जब मैं माता जी के कार्ड्स को कभी कभी रीड करता हूँ तो उन्हीं की उसमें चला जाता हूँ, मतलब वो फिर आपको तुम कहने लगता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा। वरना मैं तो आपको आप ही कह रहा हूँ। तो ये जो बताती हैं अकॉर्डिंग टू दैट, अब जब आप अपने आप को उस इग्नोर्ड मेंटेलिटी में लेकर के आ जाते हैं तब आपको शुरुआत में तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद बुद्ध और सत्य का कार्ड कहते कहते तब आपको फील होगा कि नहीं, अब आप सही कदम उठा रहे हैं, अब आप एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरी स्ट्रेटजी कहीं ऐसा तो नहीं किसी को हर्ट कर रही है? तो माता छिन्नमस्ता का कार्ड कहती है नहीं, तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हें हार्म करती है, किसी दूसरे को नहीं। और तुम्हें जो हार्म करती है उस हार्मनेस को होने देना है। यानी कि कई बार अपने अंदर जो गिल्ट आ रही है या अपने अंदर एक भावना आ रही है कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति, एक इंसान के तौर पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोग अच्छे बुरे दोनों होते हैं और हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे साधु महात्मा गुरु वगैरह सिखाते हैं। लेकिन यहाँ माता छिन्नमस्ता कहती कि नहीं, तुम्हारा अपना जो खुद का नेचर, खुद का व्यक्तित्व है, उसमें जो नयापन अब आ रहा है उस नएपन को आत्मसात करो, क्योंकि अपने अंदर आने वाली इस नकारात्मक फीलिंग के बावजूद अपने डर से ओवरकम करने में मदद मिल जाएगी। और ऐसे लोगों को मैनेज करना बहुत आसान है, ईजी है, ये समझ में आ जाएगा। जब ये होना शुरू हो जाए तो आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है कि आपके इग्नोर्ड मेंटेलिटी से उनकी मेंटेलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अहिंसा का कार्ड जो कहता है कि एक सूक्ष्म हिंसा शुरू हो जाएगी जहां वे आपके इग्नोर्ड बिहेवियर को लेकर के अपने आप में घुलेंगे, अपने आप में डिस्टर्ब फील करेंगे और थोड़ी मोड़ी या कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपको उन्हें भी इग्नोर करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आप अपने जीवन पथ पर आगे भी बढ़ेंगे, सफलता भी अर्जित करेंगे, और आप उन मामलों में जहां पर कई बार अपने आप को फंसा हुआ, रुका हुआ, दबा हुआ, डरा हुआ महसूस करते थे,
से ओवरकम करने में आपको खुद में इंटरनली मदद मिलेगी। आपके अंतर्मन से आवाज़ आएगी, आपके अंतर्मन से प्रेरणा मिल जाएगी, आपके अंतर्मन से आपको अंतर्दृष्टि और रास्ते मिल जाएंगे, मार्गदर्शन स्वयं का मिल जाएगा जो आपके जीवन को आगे ले जाकर सेट करे। लेकिन अगर इस गिल्ट फीलिंग को, ये छोटी सी आएगी ज़रूर, अगर इस गिल्ट फीलिंग को हम एक्सेप्ट ना करें, अगर आप एक्सेप्ट ना करें और उस गिल्ट फीलिंग के साथ में एक रिवर्सल मोड ले लेते हैं, तो वो टॉक्सिकनेस पर्सन आपके जीवन से जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको वैल्यू नहीं देते, उनके साथ मिनिमम से मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग आपके जीवन से स्वतः हटना शुरू हो जाएंगे। आपको हटाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सिचुएशन जिस तरह की दिखती है उसमें आप स्वयं इनको कट ऑफ कर पाएँ, ऐसी पॉसिबिलिटी कमज़ोर आती है। वरना तो आपने तो पहले भी कर दिया होता, क्योंकि पहले भी बड़ा मूड ख़राब हो गया था और एकदम, जिसको कहते हैं ना कि एकदम दिल भर आया था, तो उस सिचुएशन को तो झेल ही चुके हैं। तो अब ऐसा करिए जैसा कहा है, और इससे बहुत कुछ ओवरकम करने में और अपने जीवन से इन विद्वेषतापूर्ण लोगों से छूटने में आपको मदद मिलेगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।